हिमालय की गहराई में बसी एक ऐसी भूमि है जिसके बारे में कविताओं में कानाफूसी की जाती है और यात्रा पत्रिकाओं में इसकी प्रशंसा की जाती है। कश्मीर की घाटी बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदानों और आसमान में लोरियां गाने वाली नदियों की भूमि। पहलगाम, जिसे चरवाहों की घाटी के नाम से जाना जाता है, इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। भारत और दुनिया के हर कोने से पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं, इसकी बेजोड़ सुंदरता और यहाँ की शांति से आकर्षित होते हैं। बैसर्न के घुमावदार घास के मैदानों में टट्टू की भूलने की जगह, एक ऐसी जगह जहाँ समय धीमा हो जाता है, लेकिन इस शांति के नीचे पहाड़ याद करते हैं। इस भूमि पर निशान हैं, कुछ दबे हुए, कुछ दिखाई देने वाले। और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की खामोशी टूट गई, जो एक साधारण वसंत की दोपहर के रूप में शुरू हुआ, वह एक ऐसे आतंक के दृश्य में बदल गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। घास के मैदान सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि खून से लथपथ थे। हवा हंसी से नहीं बल्कि चीखों से भरी हुई थी। पहलगाम, एक खूबसूरत जगह, खौफ का मंच बन गई। इस हमले की योजना बहुत ही सावधानी से बनाई गई थी। बाद में भारतीय खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया कि हमलावर 2 सप्ताह से अधिक समय से इस क्षेत्र में रह रहे थे, पर्यटकों और स्थानीय श्रमिकों के वेश में जासूसी कर रहे थे। उन्होंने बैसरन को न केवल इसकी लोकप्रियता के लिए चुना, बल्कि इसकी कमजोरी के कारण भी चुना। न्यूनतम सैन्य उपस्थिति, नागरिकों का लगातार आना जाना और शांति के स्थान के रूप में प्रतीकात्मक महत्व। 5 बंदूकधारी उच्च प्रशिक्षित थे। कथित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में युद्ध प्रशिक्षण लिया था। उनमें से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में की गई है। अली भाई, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का फील्ड कमांडर माना जाता है, और हैशिम मूसा, एक पूर्व पाकिस्तानी अर्धसैनिक अधिकारी जो 2023 में आतंकवाद में शामिल हो गया था। ज्यादा डराने वाली थी वह सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि संदेश भी था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आतंकवादियों ने नारे लगाए और बाहरी लोगों को कश्मीर से दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने भारत सरकार पर 2019 के अधिवास कानून के तहत गैर मुसलमानों को वहां बसने के लिए प्रोत्साहित करके क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया। भारत सरकार का कहना है कि अधिवास कानून सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है, लेकिन चरमपंथी समूहों ने इसे दुष्प्रचार के रूप में हथियार बनाया है, इसे सांस्कृतिक आक्रमण के रूप में चित्रित किया है। एक ऐसी कथा जिसने कई लोगों को कट्टरपंथी बना दिया है। हमलावर सिर्फ व्यक्तियों को ही निशाना नहीं बना रहे थे, वे एकता के विचार को निशाना बना रहे थे। उनका विरोध करने वाले एक स्थानीय मुस्लिम को मारकर उन्होंने दिखाया कि यह धर्म के बारे में नहीं था, यह नियंत्रण के बारे में था। डर, यह संदेश देना कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई सुरक्षित नहीं है अगर वे उनकी विचारधारा के रास्ते में खड़े होते हैं। यह पहली बार नहीं था जब नागरिकों को निशाना बनाया गया था। 2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमला, 2019 में पुलवामा में बम विस्फोट और यहां तक कि 2022 में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले एक पैटर्न को उजागर करते हैं। आतंक के माध्यम से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पहलगाम हमले के आदेश सीधे सीमा पार से आए थे। अमेरिकी M4 राइफलों, एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट संचार उपकरणों और यहां तक कि नकली आधार ID के इस्तेमाल से उच्च स्तर की परिष्कार का संकेत मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि समूह को क्रिप्टोकरेंसी चैनलों के माध्यम से बाहरी फंडिंग मिली थी, और फिर भी इस भयावहता के बावजूद विद्रोह के क्षण भी थे। स्थानीय कश्मीरी जिन्होंने घायलों को निकालने में मदद की, एक युवा टट्टू संचालक जिसने अपने शरीर से एक परिवार को बचाया। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं, आतंकवाद बांटता है लेकिन मानवता एकजुट करती है। हमले के तुरंत बाद हमलावर जंगलों में गायब हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। हजारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया, ड्रोन से पहाड़ियों की निगरानी की गई और पूरे दक्षिण कश्मीर में चेक पोस्ट बनाए गए।
कुछ ही दिनों में एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। नरसंहार के अगले दिन पूरा देश थम सा गया। शहरों और गांवों में लोगों ने पीड़ितों के लिए मोमबत्तियां जलाईं। सोशल मीडिया पर दुख, गुस्सा और न्याय की मांग की बाढ़ आ गई। पहलगाम मास्कर और यूश इंडिया विल नॉट फॉरगेट जैसे हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में अपनी राजनयिक यात्रा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटे और भारी मन से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत शोक में है, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। उनके शब्द पूरे देश में गूंजे। न्याय और संकल्प का वादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में अपनी राजनयिक यात्रा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौटे और भारी मन से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भारत शोक में है, लेकिन भारत कमजोर नहीं है। उनके शब्द पूरे देश में गूंजे। न्याय और संकल्प का वादा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। कुछ ही घंटों में भारत ने एक बहुआयामी प्रतिक्रिया रणनीति तैयार कर ली। कूटनीतिक उपाय। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जो 1960 से दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है। अटारी वाघा सीमा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी चल रही वीजा प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तानी उच्चायोग के राजनयिक कर्मचारियों को भारतीय धरती छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। सुरक्षा में वृद्धि। देश भर की खुफिया एजेंसियों को उच्चतम अलर्ट पर रखा गया। भारतीय सेना को कश्मीर में तलाशी और विध्वंस अभियान चलाने के लिए पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता दी गई। 72 घंटों के भीतर अनंतनाग और कुलगाम के जंगलों में कई ऑपरेशन शुरू किए गए। संदेश स्पष्ट था, भारत न्याय की तलाश करेगा, न केवल कूटनीति के माध्यम से, बल्कि यदि आवश्यक हो तो बल का उपयोग करके भी आर्थिक प्रतिकार। भारतीय व्यापार अधिकारियों ने पाकिस्तान से संचालित होने वाली कंपनियों के साथ संबंध तोड़ना शुरू कर दिया। रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की योजना भी बनाई गई। हालांकि इस कदम के क्रियान्वयन पर बहस छिड़ गई। इसी समय घरेलू एकता की लहर उठने लगी। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं सहित सभी राजनीतिक दलों ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार के निर्णायक जवाब देने के प्रयासों का समर्थन किया। कश्मीर में हालात और भी जटिल थे। सुरक्षा बलों ने अभियान को और कड़ा कर दिया, लेकिन नागरिकों को फिर से अशांति की आशंका थी। फिर भी कई कश्मीरियों ने इस हमले की खुलकर निंदा की और इसे सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध बताया। भावनाएं बहुत तीव्र थीं। कुछ शहरों में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावासों और दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। अन्य स्थानों पर मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में संयुक्त प्रार्थना सत्र आयोजित किए गए, जिससे एक शक्तिशाली संदेश गया, भारत एकजुट है। भारतीय वायुसेना ने भी नियंत्रण रेखा पर हवाई निगरानी बढ़ा दी है। जासूसी ड्रोन ने सीमा पार असामान्य हलचल को पकड़ा, जिसके कारण भारत को अपने अग्रिम ठिकानों को हमले की तैयारी पर रखना पड़ा। 5 साल में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक दिए गए और सैनिकों को संभावित टकराव बिंदुओं की ओर पुनर्निर्देशित किया गया। संसद में एकता का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। इस हमले की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम इन हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर पहाड़ और नदी पार करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किन राजनीति और नीति से परे आम भारतीयों की आवाज ही थी जिसने अपना महत्व दिखाया। जीवित बचे लोगों और मृतकों के परिवारों ने जवाबदेही की मांग की। एक पिता जिसकी बेटी हमले में मारी गई थी ने आंसुओं के साथ कहा, वह पहाड़ों को देखने गई थी, वह झंडे में लिपटी हुई वापस आई। किसी और माता पिता को यह सब न सहना पड़े, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पहलगाम हत्याकांड के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार ने एक औपचारिक बयान जारी कर हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत
जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंच रहा है और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। फिर भी जबकि पाकिस्तान ने इसमें शामिल होने से इनकार किया, उसने साथ ही अपनी सेना को हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के प्रमुख इलाकों में सैनिकों की आवाजाही तेजी से बढ़ी। कोटली, भीमबर और मुजफ्फराबाद जैसे नियंत्रण रेखा के पास के शहरों से नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्हें भारत की जवाबी कार्रवाई की उम्मीद थी। एक बहुत ही प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने की घोषणा की, जो 1792 से दोनों देशों के बीच शांति और द्विपक्षीय वार्ता को नियंत्रित करने वाला ढांचा है। इस घोषणा ने वैश्विक चिंता को जन्म दिया। दशकों में पहली बार दक्षिण एशिया में पूर्ण पैमाने पर युद्ध को रोकने वाला ढांचा ही खतरे में दिखाई दिया। जमीन पर डर तेजी से फैल गया। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 1000 से ज्यादा धार्मिक मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उनमें से कुछ का इस्तेमाल कट्टरपंथ और हथियार भंडारण के लिए किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कश्मीर में कठोर कार्रवाई को सही ठहराने के लिए हमले को बनाने के लिए भारत को दोषी ठहराया, जबकि अन्य ने आतंकवादी समूहों को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका पर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक आपातकालीन संबोधन जारी किया। हम एक शांतिप्रिय राष्ट्र हैं, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। हम इन आरोपों को खारिज करते हैं और वैश्विक समुदाय से भारत की आक्रामकता को रोकने का आह्वान करते हैं। इस रक्षात्मक लहजे ने भारत को दुनिया भर में कूटनीतिक दबाव बनाने से नहीं रोका। भारतीय राजदूतों ने वॉशिंगटन डी.सी, पेरिस, लंदन और मॉस्को समेत प्रमुख राजधानियों में खुफिया डोजियर पेश किए, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों की संलिप्तता को उजागर किया गया और दिखाया गया कि वे पाकिस्तान के भीतर सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में ही लोगों की भावनाएं बहुत ज्यादा विभाजित थीं। इस्लामाबाद और लाहौर में कुछ रैलियों में भारत पर युद्धोन्माद का आरोप लगाया गया, लेकिन अन्य लोगों ने खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत से नहीं बल्कि अपने ही क्षेत्र में मौजूद चरमपंथी नेटवर्क से डर जताया। मीरपुर की एक महिला ने एक वायरल न्यूज क्लिप में कहा, हम बस शांति से रहना चाहते हैं। ये आतंकवादी, चाहे वे यहां से हों या वहां से, हम सभी को धीरे धीरे मार रहे हैं। इस बीच सीमा पार से रोजाना गोलीबारी फिर से शुरू हो गई, जो पिछले कई सालों में नहीं देखी गई। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के गांवों ने घरों को नुकसान पहुंचने, घायल होने और बढ़ती दहशत की सूचना दी। स्कूल बंद कर दिए गए। आपातकालीन आश्रयों को सक्रिय कर दिया गया। नागरिक एक बार फिर खुद को दो परमाणु शक्तियों के बीच फंसा हुआ पाते हैं। विश्लेषकों ने मौजूदा तनाव की तुलना 2019 में पुलवामा हमले के बाद के तनाव से करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बालाकोट हवाई हमले हुए और भारतीय और पाकिस्तानी जेट विमानों के बीच हवाई झड़पें हुईं। अब जब दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं और आपसी विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को आशंका है कि यह घटना फिर से हो सकती है या इससे भी बदतर हो सकती है। लेकिन जमीन पर तनाव को नकारा नहीं जा सकता था। भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। पाकिस्तानी जेट विमानों ने सीमावर्ती कस्बों पर लगातार निगरानी मिशन उड़ाए। दोनों तरफ के न्यूज चैनल संभावित हमलों की भविष्यवाणी करते हुए उल्टी गिनती वाले ग्राफिक्स चला रहे थे। माहौल बिजली की तरह था, तनावपूर्ण, नाजुक और फटने के लिए तैयार। छोटी सी भी ट्रिगर युद्ध को भड़का सकती थी। और फिर भी सभी राजनीतिक भाषणों और सैन्य पैंतरेबाजगी के पीछे लाखों आम लोग थे। उम्मीद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और डर रहे थे कि आगे क्या हो सकता है।